5.78 मैक्स मिन हो गया था, मीडियन रह गया था, हो गया 5.7.8 एक्सेल डेटाबेस फंक्शन। यानी कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो डेटाबेस पर मुश्तमिल होंगे। डेटाबेस यानी क्या? मतलब एक तरह की मालूमात होगी, मालूमात पे मुश्तमिल जो लिस्ट है उसी लिस्ट को क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस फंक्शन में एक फंक्शन का नाम है डी काउंट। डी काउंट का काम क्या है? डी काउंट, काउंट का मतलब है शुमार करना, उसी में डी लगा हुआ है तो डेटाबेस काउंट हो गया। यहाँ काउंट करेगा कि आपके लिस्ट में कितने लोग हैं, जो आपने लिस्ट बनाई है 50 हैं 100 हैं, तो उसकी तादाद गिनेगा वो, और ये तादाद किसी कंडीशन या क्राइटेरिया के बुनियाद पे काउंट करेगा। सिर्फ काउंट ही नहीं करेगा बल्कि आप कंडीशन भी मुतय्यन कर सकते हैं कि आपके लिस्ट में ऐसे लोगों को काउंट करो। ऐसे लोगों के बाद जो आप कंडीशन देंगे वो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो उसकी वो तादाद बता देगा, अगर वैसा नहीं है तो जीरो बता देगा। तो गोया कि डी काउंट ये डेटाबेस पर इस्तेमाल होगा, उसके साथ आप क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कंडीशन मुतय्यन कर सकते हैं। कंडीशन अगर फुलफिल है तो वो तादाद बताएगा, कंडीशन अगर फुलफिल नहीं है यानी कंडीशन फॉल्स हो जाता है, वो काउंटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो गोया कि आपको इसमें दो चीजें बतानी पड़ेगी। एक तो डेटाबेस की लिस्ट कहाँ से काउंट करना है, और एक क्राइटेरिया कंडीशन का रेंज, कंडीशन आपने क्या मुतय्यन किया। तो ये लिखते हैं, ये डी काउंट लिस्ट और डेटाबेस फील्ड में नंबरात के हामिल सेल्स की उस तादाद को लौटाता है जो कुछ खास शराइत को पूरी करते हैं। गोया के डेटाबेस फील्ड में नंबरात के हामिल, यानी डी काउंट का इस्तेमाल आप उस वक्त आप करेंगे जबकि आपके डेटाबेस में कोई ऐसा भी कॉलम या फील्ड है, फील्ड बोलते हैं जो हेडिंग लगाते हैं ना, रोल नंबर नेम एड्रेस, ऊपर वाली जो हेडिंग लगी उसी को क्या बोलेंगे? फील्ड बोलते हैं। तो डेटाबेस फील्ड में नंबरात के हामिल सेल्स, गोया के ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जिसमें ऐसा फील्ड या कॉलम हो जिसमें नंबर भी शामिल हो। ठीक है, अगर नंबर नहीं है तो उसको क्या कि वो काउंट नहीं करेगा। तो फील्ड में नंबरात के हामिल सेल्स की उस तादाद को लौटाता है, यानी उसकी तादाद को गिनता है जो कुछ खास शराइत को पूरी करती है, यानी आप कंडीशन दे करके काउंटिंग करेंगे। एक्सेल डी काउंट फंक्शन डेटाबेस के किसी फील्ड यानी कॉलम में सिर्फ मुंतखबा रिकॉर्ड्स के लिए ही नंबरात के हामिल सेल्स की तादाद को लौटाता है। तो गया कि जो आपके डेटाबेस में होंगे उस डेटाबेस में कोई एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो नंबरों पे मुश्तमिल है। अगर नंबरों पे मुश्तमिल नहीं होगा तो उसको काउंट नहीं कर पाएगा। इस गिनती में शामिल किए जाने वाले रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो एक या एक से ज्यादा यूजर डिफाइन कसौटियों के सेट पर खड़े उतरते हैं। यूजर डिफाइन यानी आप खुद से कोई कंडीशन मुतय्यन करें, उस पर अगर खड़े उतरेगा यानी आपका कंडीशन ट्रू होगा तो आपका आउटपुट देगा। ये फंक्शन एक्सेल काउंट इफ फंक्शन की तरह है, जो एक्सेल 2007 के लिए एक नई चीज है। यानी एक फंक्शन है काउंट इफ का, काउंट इफ की के तरीके से कौन काम करता है? डी काउंट। लिखने का तरीका क्या होगा? डी काउंट लिखें, डी काउंट डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया। डेटाबेस में आप अपना रेंज बताएंगे जो आपकी पूरी लिस्ट होगी। फील्ड में आप उस फील्ड का नाम बताइए जो नंबर पे मुश्तमिल हो, और क्राइटेरिया में आप अपना कंडीशन बता दीजिए। जैसे आपके पास एक लिस्ट है, ये दिख रहा है? इस लिस्ट में नेम, जेंडर, एज, सब सब्जेक्ट, स्कोर, इसमें आपको काउंट करना है उस जेंडर को जो मेल हो और सब्जेक्ट उर्दू। ठीक है, ये इसको मेल कर देते हैं। जेंडर क्या है? मेल। सब्जेक्ट क्या है? उर्दू। यानी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेल हैं और उर्दू सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसकी तादाद जाननी। इसमें आप देख लेंगे कि उर्दू उर्दू मेल भी है फीमेल भी है ना? तो अब इस मेल और फीमेल में ये पूरी लिए आपको जानना है कि ऐसे बच्चों का नाम बताओ जो मेल हो और सब उर्दू सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है,
तो कंडीशन ये हो गई आपकी, ठीक। क्रिएट और आपका डेटाबेस ये हो गया। ये 50,000 पे भी मुश्तमिल हो सकता है, 500 पे भी हो सकता है। अब आप जब डेटाबेस रन लिखेंगे आप, तो यहाँ लिखा डी काउंट, डी का वर्ड A4 से लेकर के E19 लिखना है, A4 E19 आ रहा है। उसके बाद कॉमा दिया आपने, कॉमा के बाद ये जो आपने फील्ड लगाई है, यहाँ पे आपको लिखना होगा उस फील्ड का नाम जिस फील्ड के बेसिस पे काउंटिंग हो जाए, और वो फील्ड नंबर पे मुश्तमिल होना चाहिए। इसमें देखो कौन सा नंबर पे मुश्तमिल है, एक तो एज है और दूसरा स्कोर है, ठीक है। तो आप उसमें वो कॉलम ऐड करें जो कॉलम नंबर पे मुश्तमिल हो। तो यहाँ पे 2 कॉलम ऐसा है जो नंबरों पे मुश्तमिल है, आप इसको यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, और उसको शामिल करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एज, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि एज में जो नंबर आपने दिया है उसी बुनियाद पर आप काउंट कर दो, और काउंट किसको करो, उनका नाम काउंट करो जो जेंडर हो और सब्जेक्ट उर्दू पढ़ते हो। अब आप इंटर प्रेस करें, बताया 2, आपके लिस्ट में ऐसे बच्चे जो जेंडर में मेल हो और सब्जेक्ट उर्दू पढ़ते हो, वो कितने हैं, 2 हैं। क्लियर है। तो डी काउंट लिख करके आप पहले तो डेटाबेस बताएंगे, फिर आप उस फील्ड का नाम बताएंगे जिस फील्ड पे काउंटिंग हो सके। उर्दू इंग्लिश हिंदी इस पे काउंटिंग ही नहीं होगी, काउंटिंग तो इसी नंबर पे हो सकती है। तो आप ऐसे फील्ड को शामिल करें जिसपे काउंटिंग हो सके। एज के बाद B1 से लेकर C2 ये क्राइटेरिया का रेंज बताया। ये कंडीशन बताइए कि जेंडर बराबर मेल होना चाहिए, सब्जेक्ट बराबर उर्दू होना चाहिए, ठीक है। इस सूरत में क्या पता किया इसने कि आपके डेटाबेस में टोटल उर्दू पढ़ने वाले बच्चे मेल कितने हैं। तो इंग्लिश बताएगा, इसको आप इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश देगा 0। है हेलो, हाँ हाँ जाना है। अरे कितना है वो, नहीं क्या कर रहे हैं, मेल है और इंग्लिश है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, मिस्टेक नहीं, इंग्लिश मिस्टेक है, लिखा गलत है। यहाँ इंग्लिश कुछ और लिखेगी, स्पेलिंग मिस्टेक था यहाँ। हाँ वो बताएगा, फीमेल कर देंगे, फीमेल कर दीजिए, 0 बताएगा। तो ये एज के बजाय हम फील्ड स्कोर दे दें, हैं स्कोर देने वाला स्कोर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ भी सकते हैं उसको। छोड़ दिएगा तो बाय डिफॉल्ट जो नंबरिंग वाले का कोई कॉलम होगा तो उसको एज्यूम कर देगा। जैसे उसको आप ये हटाइए, ये हमने 2 कॉमा लगाई, इसको रहने दीजिएगा, तो वो समझे कि एक कॉलम यहाँ भी कुछ लिखना था। हाँ तो यहाँ पे काउंट कर रहा है ना, कॉलम को एज्यूम, कॉलम को छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो कॉलम को अगर आप ओमिट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर आपके डेटाबेस में कोई ऐसा कॉलम है जो नंबर पे मुश्तमिल है, उसको वो एज्यूम करके उसी के बुनियाद पे काउंट कर ले। तो आप कॉलम खुद से भी मुतय्यन कर सकते हैं, ये कॉमा छोड़िए, और आपके डेटाबेस में कोई ऐसा कॉलम होना चाहिए जो नंबर पे मुश्तमिल। अगर नंबर पे मुश्तमिल नहीं है और आपने छोड़ भी दिया है तो उसको नंबर मिलेगा नहीं, तो उसको फिर काउंट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा
उर्दू पढ़ने वाले 2 हैं और दोनों का नंबर मैं इसको देता है तो इसको भी नहीं, क्या देख लाएगा वो अलग चीज है। डी काउंट का काम क्या है, वो काम देखना है। डी काउंट आपका कंडीशन चेक करना है, कंडीशन के मुताबिक काउंटिंग करनी है, ऐसे बच्चे कितने हैं, उसके लिए आप डी काउंट का इस्तेमाल करें। और डी काउंटिंग करने के वक्त आप जब काउंटिंग करेंगे उसमें इस बात का लिहाज रहे कि उसमें कोई ऐसा कॉलम होना चाहिए जो नंबर पे मुश्तमिल। फिर दूसरा कॉलम है कि अगर नंबर नहीं भी है फिर भी अगर काउंटिंग करनी है आपको, तो उसके लिए डी काउंट ए का इस्तेमाल करें। यानी डेटाबेस में नंबर नहीं है लेकिन फिर भी आपको क्राइटेरिया के बुनियाद पे काउंटिंग कर लेनी है, तो वहां पे डी काउंट ना लिख करके डी काउंट ए लिखें। डी काउंट ए, तो डी काउंट ए जब लिखिएगा तो उस सूरत में न्यूमेरिकल वैल्यूज हो या ना हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेल ब्लैंक होगा तो उसको काउंट में शामिल नहीं करें। मतलब कोई ऐसा सेल है जो बीच में खाली हो गया, जैसे आपकी ये लिस्ट है, हामिद और कलीम के बीच में एक रो आपका खाली है, तो काउंट में उसको शामिल नहीं करें, तो करना भी नहीं चाहिए। जब हाल उसमें है ही नहीं तो काउंट में क्यों शामिल करें। दिखलाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखें लिखा है L4 9, L4 से लेकर के N9 तक, ये लिस्ट सही है, L4 से लेकर के N9 तक। उसके बाद लिख दिया है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट की बुनियाद पे काउंटिंग करनी है इनको, और सब्जेक्ट की बुनियाद पे काउंटिंग जो कर रहे हैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सब्जेक्ट में उर्दू इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ है, नंबर नहीं कि काउंटिंग हो सके। आगे क्राइटेरिया क्या दिया, 21 से लेकर के C2 तक। क्राइटेरिया क्या है, एम है और इंग्लिश है, एम और इंग्लिश। इंग्लिश में मिस्टेक यहाँ पर भी है, एक काउंट किया, तो यहाँ पे डी काउंट ए लगा हुआ है। आप डी काउंट ए को हटा दीजिए, सिर्फ डी काउंट रखे, देखिए काउंट करता है कि नहीं किया, 0 दे दिया ना, तो करना चाहिए था ना काउंट, नहीं किया उसने। इसी वजह से नहीं किया कि आपका जो डेटाबेस है वो डेटाबेस में कोई न्यूमेरिकल फील्ड नहीं है जिसपे काउंटिंग कर सके। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये लगा, कर लिया। तो डी काउंट और काउंट इस माना करके दोनों कॉमन है कि आप अपने डेटाबेस की काउंटिंग किसी क्राइटेरिया के बुनियाद पे कर सकते हैं। मदद से एक नाम हो, क्या ना हो, रिकॉर्ड ए का इस्तेमाल करेंगे हमारे फॉर्मूला से, नेम जेंडर क्या क्राइटेरिया का ध्यान है, तो डी काउंट क्राइटेरिया के बुनियाद पे ही करना, वरना अगर क्राइटेरिया नहीं देना तो सिर्फ काउंट कर लीजिए, डी काउंट से कोई बात ही नहीं है। काउंट लगा दीजिए, काउंट करके बता देगा आपको कितना है। डी काउंट का इस्तेमाल उसी वक्त करेंगे जबकि आपको क्राइटेरिया देना हो, वरना अगर सिर्फ काउंटिंग करनी है हमको तो लगा देंगे काउंट में, डी काउंट से कोई बात नहीं है। काउंट कितना एड्रेस देना है आपको वो बता दीजिए, कहाँ से कहाँ तक वो काउंट करना है। कर नहीं रहा है बहरहाल। तो डी काउंट और काउंट में फर्क क्या होगा, यहाँ कंडीशन है, कंडीशन के मुताबिक अगर काउंटिंग करनी है तो डी काउंट का इस्तेमाल करें। डी काउंट का इस्तेमाल न्यूमेरिकल कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल कॉलम नहीं है, नंबरों पे मुश्तमिल वाला कोई कॉलम नहीं है, तो वहां पे क्या लगाए, डी काउंट ए लगाएंगे। ठीक है, वही आपका कैसे लिखेंगे उसका तरीका बताया है। पहले आप डी काउंट लिखेंगे, डेटाबेस का एड्रेस देंगे, फील्ड लिखेंगे, क्राइटेरिया लिखेंगे। तो फील्ड और क्राइटेरिया ये तो सिंटेक्स हो गया,
एग्जाम्पल में आपका यही रहेगा, L4 से लेकर के L9 तक, सब्जेक्ट B1 कॉलन C2, B1 C2 ये क्राइटेरिया हो गया, सब्जेक्ट ये फील्ड हो गया, L4 से कॉलन N9 तक क्या हुआ, डेटाबेस हुआ। हाँ जी, उसको तो कॉलन ही कहते हैं। ठीक है, जो कंडीशन आप लगा रहे हैं, जेंडर बराबर M, सब्जेक्ट बराबर इंग्लिश, ये क्राइटेरिया हो गया। क्राइटेरिया ने कंडीशन दे रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। हाँ, इन शराइत के साथ देखना है। ठीक है, अगले वाले पेज पे देखिए, डी काउंट है। अगला पेज पे 226 पे डी काउंट ए लिखा है, नहीं लिखा है? डी काउंट ए काउंटर नहीं है। का डी काउंट ए इतना मोटा दिख रहा है, फिर भी नहीं दिख रहा है। का डी काउंट ए है भाई। ठीक है, तो फर्क क्या होगा सिर्फ, नीचे में लिखा है ये फंक्शन एक्सेल डी काउंट फंक्शन से बहुत हद तक मिलता जुलता है। दूसरा डी काउंट का जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी आखिरी लाइन देखिए, ये फंक्शन एक्सेल डी काउंट फंक्शन से बहुत हद तक मिलता जुलता है, बस अगर फर्क होता है तो इतना कि डी काउंट ए फंक्शन तो तमाम नॉन ब्लैंक सेल की गिनती करता है, जबकि डी काउंट फंक्शन सिर्फ उन सेल को ही गिन पाता है जो अददी वैल्यूज के हामिल होते हैं। ठीक है, यही फर्क है सिर्फ, ये तरीका आपको बता दिया। इस तरीके से डी काउंट और डी काउंट ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर लेंगे। उसके बाद डी काउंट मैक्स है इनका, डी मैक्स में क्या होगा और डी मिन में क्या होगा। डी मैक्स और डी काउंट, ठीक है। तो उसके बाद डी मैक्स है, कल वाले में था मैक्स, आज के में डी लगा हुआ है, गोया कि ये मैक्सिमम वैल्यू जो फाउंड करेगा वो डेटाबेस पे करेगा, और इसमें भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लें आपको ये पता करना हो कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जेंडर मेल हो और उर्दू सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर पता करके बताओ, जिसका हाईएस्ट नंबर है वो बताओ। ठीक है, क्या करना है, डेटाबेस में हाईएस्ट नंबर किसी कंडीशन के बुनियाद पे पता करना है। अब यहाँ कंडीशन है जेंडर मेल हो और सब्जेक्ट उर्दू, मेल तालिब इल्म उर्दू सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर कितना पाया है ये देख लेना है। आपको पहले डी मैक्स लिखें, डेटाबेस बताइए, आ गया, ज्यादा हो गया, कॉमा किस फील्ड पे कॉलम करेंगे आप, काउंट करेंगे आप मैक्सिमम का, स्कोर पे दे देते हैं स्कोर,
कंडीशन क्या है आपकी? मेल हो और सब्जेक्ट उर्दू हो। इस सूरत में आंसर आपका आना चाहिए मेल 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 उर्दू 90 97 67, यही ना है? तो 90 हाईएस्ट नंबर हुआ उर्दू में। क्या दिक्कत है बता सकते हैं? ये लग गया ये। नब्बे है उर्दू मेल तालिब इल्म, उर्दू सब्जेक्ट में मेल तालिब इल्म का हाईएस्ट नंबर 90 है। इसी को आप फीमेल कर लीजिए। कई लड़के हैं, इसमें निकालना है कि इतने लड़के में उर्दू का जो मार्क्स लाया है वो सबसे ज्यादा मेल भी है फीमेल भी है, दोनों हैं। कुछ बच्चियां भी हैं कुछ बच्चे भी हैं उर्दू पढ़ने वाले। उसमें जानना है कि उर्दू सब्जेक्ट पढ़ने वाले मेल में हाईएस्ट नंबर कितना पाने वाले हैं। तो यार नॉर्मल 90 आ गया। 90 आया। पता चला कि जिन्हें एक ऐसा तालिब इल्म है जिसका नंबर 90। हाँ, जो भी मैक्सिमम तो एक ही ना रहेगा, जन थोड़ी हो सकता। मैक्सिमम जो पता करना है तो एक रहेगा वो। अब उसको आपने जेंडर में फीमेल कर दिया तो फीमेल बता रहा उर्दू सब्जेक्ट में 78 है। हाँ, उसका आ गया। अब अगर ये पता करना हो कि उर्दू सब्जेक्ट में सबसे लोएस्ट नंबर किसका है, तो उसको मैथ्स को आप मीन कर दीजिए। ये लंबे जो लंबा वो थोड़ा लिस्ट है तो हम नाम के साथ उसको भी फला फला शख्स ने सबसे बड़ा हाँ? कि राशिद ने 90 नंबर लाए नाम के साथ। आप तो वो जानना ही नहीं चाह रहे। साथ आप ये कहाँ जानना चाह रहे हैं कि राशिद कितना नंबर लाया? आप तो ये जानना चाह रहे हैं कि आपके लिस्ट में हाईएस्ट नंबर कितना है। और ये जानना चाहिए क्या? राशिद ने 90 नंबर जो लाया है वो शख्स कौन है, लिस्ट ढूंढना पड़ेगा ना डायरेक्टली निकाले। नहीं नहीं, लिस्ट में ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप जब ये फाइंड आउट कर लगे, आपको तो क्वेश्चन के ऊपर में है देखना है ना। क्वेश्चन में जो आपने लिखा है उसके मुताबिक आपको जवाब मिल गया। अब अगर आप जानना चाहेंगे कि ये 90 नंबर किसने लाया है तो ये अलग कंडीशन लगा देंगे हम। फिर दूसरे कंडीशन से हम नेम नेम को निकाल देंगे। फिल्टर में लाएंगे, अभी आ रहा है फिल्टर। ठीक है, तो डी मैक्स हो गया और डी मीन हो गया। डी मीन पे क्लिक करें तो 56 का जवाब दे रहा है। ठीक है, जेंडर मेल उर्दू सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर 56 है। ठीक। हाँ? उर्दू में, हाँ उर्दू में कितना है कोई फेल नहीं। उसके बाद एक फंक्शन है इनके पास PMT मिला, एक्सेल फाइनेंशियल फंक्शन। कैटेगरी बदल गई। ये डेटाबेस फंक्शन 3 फंक्शन को डिस्कस किया उन्होंने, 4 को किया, डी काउंट को, डी काउंट ए को, डी मैक्स को और डी मीन को। उसके बाद इनका एक फंक्शन है एक्सेल फाइनेंशियल फंक्शन। एक्सेल फाइनेंशियल फंक्शन में है PMT। PMT PMT का काम क्या होता है? जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन आपने 5 साल के लिए लिया कि 5 साल में आपको अदा कर देना है 5% इंटरेस्ट के साथ। 5 लोन लिया बैंक से, कंडीशन क्या है? 5% देंगे सालाना और 5 साल में वापस कर देंगे। तो अगर 5 साल में आप दे रहे हैं तो हर महीने देंगे, तो कितने महीने हो जाएंगे? 60 महीने हो गए। 60 महीने को अब हर महीने चुके आपको 5% देना है, एक महीने में तो देना नहीं है,
12 महीने में देना है 5%, तो उस 5% को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा ना 1% जो भी परसेंट बनेगा 1 महीने में आ जाएगा। आप पीएमटी फंक्शन के जरिए से ये पता कर सकते हैं कि आपको हर महीना अपने जो आपने लोन लिया है उस लोन की अदायगी के लिए हर महीने 5 साल तक कितना देना पड़ेगा 5% इंटरेस्ट के साथ। तो अगर मान लें कि आपने बैंक से 50,000 रुपया लिया 5 साल की अदायगी के लिए 5% इंटरेस्ट के साथ, हर साल 5%। हाँ, तो अब जानना हमें ये है कि हर महीना कितना देना होगा, किस्त बना। तो हर महीने किस्त बनाने के लिए आप पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लिखना क्या पड़ेगा इसमें आपको, पहले आपको लिखना है शरह यानी रेट, कितने इंटरेस्ट के साथ आपने लिखा है। दूसरे में लिखना है एनपी, एनपी का मतलब मुद्दत है, कितनी मुद्दत के लिए लिया आपने, ठीक है। उसके बाद पीवी, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू है, कितना आपने फिलवक्त कर्ज लिया। उसके बाद नीचे जो एफवी है और टाइप है इसको आप छोड़ देंगे, इसको देने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें आपको बताना है, रेट बताना है, मुद्दत बतानी है, और प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, कितना अमाउंट आप कर्ज के तौर पे ले रहे हैं। तो सबसे पहले एनपी बताइए, एनपी में क्या आएगा, एनपी में कितने दिनों में आपको, हाँ एनपी में तो आपकी हो गई मुद्दत आ गई, रेट में आपका इंटरेस्ट रेट आपका आ जाएगा, उसको आप बताएंगे कैसे, अब आप फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे लिखें आप पीएमटी, सबसे पहले क्या बताना है, रेट, 5% बताना है ना, 5% डिवाइडेड बाई 12 से डिवाइड करेंगे ना, तब ने पता चला कि हर महीने में कितना आएगा उसका हिस्सा। तो 12 से 5% लेकर के 12 से डिवाइड क्यों कर दिया, ये निकालने के लिए कि चूंकि हमको सालाना कितना देना है, 5% सालाना देना है, वो 5% जब हमको सालाना देना है तो हर महीने में कितना हिस्सा आएगा। फिर उसके बाद कॉमा दीजिए, मुद्दत बताइए कितनी मुद्दत में देना है, 5 साल में देना है, और हर महीने की किस्त निकालनी है तो 5 तो ही लिखेंगे आप उसको, हर महीने में देना है तो 60 महीना हो गया तो 60 लिख दिए। अगर 5 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो साल हो जाएगा वो, तो इस महीने में निकालेगा ना वो, तो 5 महीने का निकाल देगा। हमने 60 लिखा है, अगर आपको महीना ही लिखना, साल ही लिखना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे ताकि 60 आ जाए वो। या तो 60 आप डायरेक्टली लिख लीजिए, या 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए, ताकि वो उसका जितना महीना और महीना में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको अमाउंट लिखना है, ये 50,000 हो गया, कितना बताया, 943 रुपया 56 पैसे। रेट में क्यों हो गया, कोई जब मनफी वैल्यू आता है तो मनफी वैल्यू को रेड कलर से इंडिकेट करता है। मनफी वैल्यू वो तो आप अदा कर रहे हैं ना, आपके पास वो जाएगा ना, उसको इंडिकेट किससे किया, 900 रेड वैल्यू से, रेड कलर में आया है। अब ये 943 रुपया 56 पैसे की किस्त बन गई। इस वैल्यू को अगर आप ये जानना चाहें कि हमको 5% इंटरेस्ट के एतबार से 60 महीने में कितना ज्यादा देना पड़ेगा, तो आप उसके लिए सिंपली ये कर लें कि इसका टोटल अमाउंट निकाल दीजिए 60 महीने में कितना होता है, F14 मल्टीप्लाई बाई 60, 60 महीने देंगे ना आखिर, कितना हुआ 56,613, 50,000 आपने लिया था, 56,613 70 पैसा देना पड़ा, गोया कि 6,670 रुपया 5 साल में एक्स्ट्रा, 5% इंटरेस्ट के साथ। हाँ, जो एक्स्ट्रा होगा वही ना ज्यादा हुआ, तो 50,000 आपने लिया ही था, 56 आपने दिया, तो 56,613 ये आपका एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ।
तो किस्त आपको निकल गई 943 रुपए 56 पैसे, 5 साल 5 साल का। साल में मेरा कितना पड़ रहा है? तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक साल का आ जाएगा। 12 हाँ, ये भी ये देखा किताब में लिखा था अगली लाइन में, सफा नंबर 229 के सबसे आखिरी लाइन पे। इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, F14 मल्टीप्लाई बाई 12, 1322 रुपए, 11,322 रुपए। निकल रहा है मेरा 1,322 एक साल में। ये हर महीना देना है 943 रुपए। एक साल में कितना? 11,322, 11,322 5 साल में 56,613। तो जो पीएमटी का काम है वो देखो, पीएमटी का काम क्या था कि आपका सालाना किस्त कितनी लगेगी। सालाना किस्त का मतलब हर महीने कितना पे करना पड़ेगा। तो पीएमटी की मदद से आप अपने लोन की 5% इंटरेस्ट के साथ ये आप निकाल सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ 5%, इस 5% की जगह पे आप निकाल सकते हो, मतलब 9% देना है, तब क्या होगा? 1,37 रुपए हर किस्त पे।